Good morning students, now we start our today's class in the subject of political science, and as you know we are start a chapter which is India's external relation. In this chapter we discuss many points, and in last lecture we discussed the Chinese invention. और आप लोगों ने चाइनीज़ इन्वेंशन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जब चाइना असम के मैदानों तक भारत का जो ईस्टर्न मोर्चा था उसके असम के मैदानों तक चाइना ने आक्रमण किया था, और फिर अचानक से चाइना एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर देता है और पुरानी स्थिति में वापस लौट जाता है। युद्ध विराम क्यों घोषित करता है, इसके पीछे भी राजनीतिक कारण थे, क्योंकि पूरे विश्व में उस समय जो विश्व में क्यूबा क्राइसिस हुई थी और पूरे विश्व का ध्यान उस क्राइसिस पे था, और कहीं ना कहीं पूरा विश्व चाहता था कि कहीं और कोई एक विवाद पैदा ना हो दुनिया में। हालांकि ये सारी चीज़ें आधिकारिक रूप से एनसीईआरटी ने नहीं छापा है, लेकिन आगे जब आप थोड़ा इन पॉलिटिकल साइंस में इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपको कई चीज़ें नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। तो चाइना एक तरफा युद्ध विराम घोषित करता है और फिर अपनी पुरानी स्थिति पे लौट आता है, और ये ऑफिशियली हमारी हार थी, पहली हार, और भारत का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका होता है। जवाहरलाल नेहरू जो कि आज़ादी के बाद सर्वमान्य नेता बनकर के उभरे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसके बाद पहली बार इनकी खुल के आलोचना होती है। स्थिति यहाँ तक आती है कि डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णन को हटाना पड़ता है, और उसके बाद कई उपचुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस हार जाती है, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की छवि खराब हो जाती है। ये पूरा जो युद्ध चाइना से हारा होता है, और संसद में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन के साथ हुई, और इसका एक असर भारतीय राजनीति में पड़ता है। उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसके अंदर एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। वो डिस्प्यूट क्या था कि उसमें दो फाड़ हो गए, और उसमें वर्ल्ड लेवल पे सोवियत संघ और चाइना में भी कुछ अनबन चल रहे थे। तो जो सोवियत संघ के सपोर्टर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ही रहे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के थोड़ा सा नज़दीक हो गई। लेकिन जो चाइनीज़ सपोर्टर्स थे उन्होंने उसी में से उस पार्टी को तोड़ करके एक अलग पार्टी बना ली, जिसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाइना नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM कहा गया। हिंदी में से भाकपा माले कहते हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी। ये चाइनीज़ सपोर्टर रहे, आपकी किताब में भी होगा, और बहुत बार इन लोगों ने मतलब इनके ऊपर ये आरोप लगे कि ये जो CPIM वाले लीडर्स थे, जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, हमला किया था, तो ये चाइनीज़ जो एक तरीके से चाइना की चाइना को सपोर्ट किया डायरेक्ट, यानी कि CPIM के जो लीडर्स थे उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया। 1964 यानी कि 1964 में इनका डिवीज़न हुआ, ये टूटा, इनका ये पार्टी टूटी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और उसके आगे फिर देखिए हमारे बुक में दिया हुआ है कि इसके बाद एक अवेयरनेस और आ गई कि चीन के हार के बाद, मतलब भारत चीन युद्ध के में भारत के हार के बाद, भारत चाइना युद्ध में भारत के हार के बाद, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट था उस पर अब भारतीय राजनीतिज्ञों ने फोकस करना शुरू किया, पॉलिटिशियंस ने फोकस करना शुरू किया। नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिला, और मणिपुर और त्रिपुरा, हालांकि वो उस समय यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन वहाँ पे विधानसभा बनाने की मांग को माना गया। उनकी मांग थी कि विधानसभा बनाया गया, यानी निर्वाचन एक तरीके से चुनाव हो, और एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA शिप वहाँ पे हो। तो इस मांग को माना गया वहाँ पे, और ये एक हम कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन हुआ इन जगहों पे। तो ये चाइनीज़ वार के, चाइना के साथ जो हमारा युद्ध हुआ और जो शांति का दौर था, ये सारी जानकारियाँ आपको मैंने दिया। अब उसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर फोकस करेंगे, भारत पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, जो शांति का दौर रहा इस पर फोकस करेंगे। आप देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारा सबसे पहला विवाद था वो 1947 में था। किसी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि काबिलाई हमला किया गया था। कबीला मतलब होता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग थे
उनके रूप में, यानी कि सैनिक बनकर के पाकिस्तान, हालांकि वो पाकिस्तानी सैनिक थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों के रूप में आकर के आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने हमला किया और एक तरीके से पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल बना। फिर ये इशू चला गया यूएन में, नेहरू जी लेकर के चले गए यूएन में, और वो आज तक जो आप पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया देख रहे हो, वो तभी से कब्जे में उनके रहा। तो ये पहला हमला था एक तरीके से पाकिस्तान का, ऑफिशियली अगर हम कहें तो पहला हमला था। और ये जैसे ही यूएन में मैटर चला गया तो एक तरीके से फाइनलाइज्ड वार में ये कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर बहुत सारे देशों का, अमेरिका का, चाइना का दबाव पड़ा और वहाँ पे फिर स्टॉप हो गया वहीं पे। और उसके बाद वाटर इशू को लेकर के भी कुछ इश्यूज बने और सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ और बहुत बड़ा जल समझौता था अयूब खान के साथ। आप देखिएगा इसमें आपके बुक में भी ये चीज़ें ये दिया होगा, इसको अंडरलाइन रखिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जनरल अयूब खान उस समय वहाँ के डिक्टेटर रहे हैं, नेहरू जी के बीच और अयूब खान के बीच 1960 में ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ। अब जो एक पहला वार हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ वो, यानी फुल स्केल वार जो हुआ वो 1965 में हुआ। गुजरात के एरिया कच्छ के रन में पाकिस्तानी सैनिकों ने 1965 के अप्रैल में हमला किया और अगस्त सितंबर तक वो जम्मू कश्मीर में भी हमला करना शुरू कर दिए, जम्मू कश्मीर के एरियाज़ में। इन हमलों के जवाब देने, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और इन हमलों का जवाब देने के लिए उन्होंने पंजाब की तरफ से मोर्चा खोल दिया। और हम आपको बताएं कि पंजाब की तरफ से मोर्चा खोलने के बाद भारतीय सेना ने ज़बरदस्त पराक्रम दिखाया और लाहौर तक वो पहुंच गए। लाहौर तक भारतीय सेना ने कब्जा जमा लिया था और फिर यूएन ने हस्तक्षेप किया, युद्ध विराम करना पड़ा। और सोवियत संघ उस समय ताशकंद उसका एरिया था, ताशकंद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ समझौता हुआ वहाँ पे, और इसी युद्ध के बाद समझौता हुआ। इस समझौता में लाल बहादुर शास्त्री जी का एक हम कह सकते हैं कि बड़ा ही विवादास्पद कह सकते हैं मृत्यु हुई। उस पर कहा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि जहर दिया गया उनको, कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आया। सच्चाई क्या थी आज तक नहीं जान पाया कोई भी कि आखिर में शास्त्री जी कैसे मरे। ताशकंद में ये समझौता होने वाला था, हो चुका था। समझौता के बाद सोवियत संघ इसमें मीडिएटर था। समझौता होने के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हुई और इस तरीके से ये पहला बार भारत ने जीता। भारत का मनोबल बहुत ऊंचा था उस समय। और दूसरा जो फिर वार स्टार्ट हुआ वो 1971 में था। होता क्या है इसमें कि पाकिस्तान के साथ जो उसका ईस्ट पाकिस्तान का एरिया था जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे चुनाव होते हैं और इस चुनाव में जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी, और बेनज़ीर भुट्टो को आप जानते होंगे, अभी 10 साल हुए होंगे उनकी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में और बहुत बड़ी लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में आम चुनाव होते हैं पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान में उनको ज़बरदस्त जीत मिलती है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ बांग्लादेश था तो थोड़ी पार्शियलिटी करते थे। जो वेस्ट पाकिस्तानी थे वो ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ थोड़ी पार्शियलिटी करते थे। वो बंगाली बोलने वाले लोग थे ईस्ट पाकिस्तानी। तो बंगाल अस्मिता के नाम पे आवामी लीग पार्टी के जो शेख मुजबिर रहमान, आवामी लीग पार्टी, और इनके लीडर थे मुजीबुर रहमान। इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीतते हैं और ईस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीतते हैं और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीतते हैं और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में आवामी लीग के अध्यक्ष जो शेख मुजीबुर रहमान वो जीतते हैं। लेकिन पाकिस्तानी नेताओं ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये बात उनसे पची नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही लोकतंत्र का अभाव रहा।
1970 में जा कर के पहला उनका इलेक्शन हुआ, आज़ादी हमारे साथ मिली थी। और उन्होंने क्या किया कि इसको मानने से इनकार कर दिया, शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया और एक तरीके से दमन का कार्य शुरू कर दिया वहाँ पे बंगाली भाषियों के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर, उनको ऑप्रेस करना शुरू कर दिया। तो ईस्ट पाकिस्तानी के लोकल लोगों ने भी फिर रिवोल्ट किया, उनका विरोध करना शुरू किया और ये दमन मैं बहुत शांत लहजे में बता दिया, लेकिन ये दमन बहुत ही विभत्स था, बहुत ही ज़बरदस्त दमन किया गया था उनका। तो इस मतलब एक तरीके से ऑप्रेस किया गया था उनको। तो भारत ने इसमें हस्तक्षेप की, उसने क्या किया कि मुक्ति वाहिनी एक तरीके से सपोर्टिव सेना अपनी तरफ से भेजी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, इसे मुक्ति संग्राम का नाम दिया गया। और इसी तरीके से एक तरीके से भारत डायरेक्ट एंट्री करता है पाकिस्तान के साथ वार में, जिसे बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई कही जाती है। देखिए एक सिनेरियो और बनता है, 1960 से सोवियत संघ और चाइना के थोड़े से इश्यूज होने लगे और चाइना अमेरिका से अपनी नज़दीकी बढ़ाने लगा। तो एक धुरी बननी शुरू हो गई थी एशिया में, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान की। भारत इससे काफ़ी चिंतित था। 1971 में रिचर्ड निक्सन, जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके जो सेक्रेटरी थे मिस्टर हेनरी किसिंजर 1971 में पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से वो गुपचुप दौरे पे चले जाते हैं चाइना के। तो भारत इन चीज़ों को देख रहा था, अपने खिलाफ एक धुरी बनता हुआ देख रहा था। तो भारत ने भी, चूँकि उस समय भारत नैम का फॉलोवर था, लेकिन भारत क्या करता है कि सोवियत संघ के साथ 1971 में एक 20 वर्ष का ट्रीटी साइन करता है पीस और सिक्योरिटी के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए। और सोवियत संघ वादा करता है कि अगर आपके ऊपर कोई इसी प्रकार का हमला होता है तो हम आपको सुरक्षा देंगे। इस प्रकार से भारत नैम के अगेंस्ट जा कर के एक मजबूरी में ही सही, लेकिन रशियन यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ये जो ट्रीटी साइन करता है तो उसके माध्यम से ज्वाइन कर लेता है और इस प्रकार से भारत को सुरक्षा मिल जाती है। आप देखिए इसके बाद लड़ाई खुल के शुरू हो जाती है 1971 में। अभी एक तो मुक्ति संग्राम चल रहा था, एक प्रॉक्सी वार टाइप का हो रहा था, लेकिन 71 के दिसंबर में फुल स्केल वार कन्वर्ट हो जाता है। पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो पंजाब से लेकर राजस्थान तक हमला करते हैं और भारत भी इसके जवाब में जल थल नभ यानी कि एयरफोर्स, नेवी और थल सेना के साथ मिलकर के ज़बरदस्त हमला करता है ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों तरफ। और 10 दिन के अंदर ढाका को चारों तरफ से घेर लेता है और इसी समय भारत एक ज़बरदस्त विजय हासिल करता है 90,000 सैनिकों के साथ। जो पाकिस्तानी सेना थी 90,000 सैनिकों के साथ ढाका में आत्मसमर्पण करती है और ये एक बहुत ही बड़ी विजय मानी गई भारतीय सेना की। आज तक 90,000 सैनिकों के साथ किसी ने आत्मसमर्पण, मतलब रेयर ही था ये। और इसके बाद 3 जुलाई 1972 इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके साथ शिमला समझौता होता है, शांति का समझौता एक तरीके से होता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके, टेंशन को दूर करके दोनों देश अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें। तो ये पाकिस्तान के साथ हमारा एक 71 का वार था, जो कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए शुरू हुआ। फिर एक तरीके से एशिया में जो राजनीतिक पोलराइजेशन हो रहा था, तो भारत को भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। नैम का फॉर्मेशन करने के बावजूद उसको यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करना पड़ा पीस और सिक्योरिटी का। यूएसएसआर उनको कंफर्म करता है कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। 71 में लड़ाई फुल स्केल शुरू होती है और 71 में फुल स्केल लड़ाई जब शुरू हुई थी दिसंबर में, तो उसके बाद से फिर भारत ने दोनों मोर्चों पर हमला किया, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों पे हमला करता है। और वेस्ट पाकिस्तान में 10 ही दिन में वो ढाका को घेर करके 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के
जो जनरल थे वो आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार भारत ये युद्ध जीतता है और शिमला समझौता होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के साथ। तो ये पूरा एक चाइना और पाकिस्तान के साथ जो वार है, ये इसका पूरा मैं आपको डिटेल बताया। अब आगे इसके जो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कारगिल वार में क्या हुआ और भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसी है। तब तक के लिए थैंक्स।